हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे जो भी बच्चे लाइव हैं कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है? भाई जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, क्योंकि बच्चा आज एप्लीकेशन पर पहली बार हम लोग लाइव आए हैं और होपफुली कि भाई आपका कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा, सब कुछ ऑल ओके आपका चल रहा होगा। तो एक बार आप लोग भी बच्चा मुझे बता देंगे कि सब कुछ आपका ऑल ओके है कि नहीं है। ठीक है। ऑल ओके है, ऑल ओके है, ऑल ओके है। विकास हेलो बच्चा, सारे बच्चे बता देंगे भाई एक बार ना मुझे थोड़ा सा। ऑल ओके है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? क्योंकि भाई देखो आज हमारी पहली लाइव क्लास है, तो होपफुली हो सकता है कि छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच आए जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने टीम से पूरा कंसर्न किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, संकल्प और संकल्प विद टेस्ट सीरीज दो बैचेस हैं। दोनों बैचेस को आपकी लाइव क्लास दिख रही है ना? ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ टेस्ट सीरीज वालों जिन्होंने कॉम्बो लिया है उन्हीं को ही लाइव क्लास दिख रही है? क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दोनों बच्चों को आपका सेम ही पढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें आपका 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो बस उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है। जय श्री गणेशा जी। तो बच्चा आप सबको पता है कि क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं महादेव के नाम के साथ में, तो सारे बच्चे मेरे साथ एक बार जरूर बोलेंगे, काल हरा, रोग हरा, दुख हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई देखो अपनी अपनी एक श्रद्धा होती है। तो मैं क्लास की शुरुआत जो है महादेव के नाम के साथ में करती हूँ, एंड होपफुली कि अभी हमारा ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, फिर उसके बाद में धीरे 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 हम लोग अच्छा ग्रो करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये प्लेटफॉर्म बना है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि भाई मैं अपनी एप्लीकेशन अपना प्लेटफॉर्म बना पाई, बेशक चाहे छोटा है बट लेकिन एक खुशी है कि हाँ ये मेरा अपना है। ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ ही इसको बड़ा बनाएगा। और आज जो बच्चा आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा उसमें तुम्हें पता लगेगा कि तुम किस लेवल की साइंस पढ़ने वाले हो। इसके अलावा बहुत सारा फ्री मटेरियल बच्चा मैं आपको एप्लीकेशन पर समय समय पर प्रोवाइड कराती रहूंगी, क्योंकि भाई अभी आपका नया प्लेटफॉर्म है, चीजों को सेटअप होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब आज हमारी पहली क्लास हो जाएगी, पता लग जाएगा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, फिर और कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? ऐसी चीजें आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो कॉम्बो वाले में टेस्ट सीरीज बेटा अपलोडेड है, शुभ अपलोडेड है। कॉम्बो वाले में टेस्ट सीरीज आपकी अपलोडेड है, आप जाइए वहां पर नीचे आपको दिख जाएगा। ये सारा तो मैं पहले ही टेक्निकल काम आपका करा चुकी थी, है ना? ठीक है भाई। तो चलिए एक बार जरा मैं आपको बच्चा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और ये देख लेती हूँ कि भाई कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं है ना कि कहीं कुछ। आज की क्लास विवेक, विवेक क्लास में है। विवेक लोहानी दिख रही है ना भाई क्लास आपको? विवेक लोहानी ने ये कमेंट कब किया है? 8:06 पे, एंड आई थिंक 8:06 पे क्लास शुरू हो चुकी थी। ठीक है, सब कुछ ऑल ओके है ना भाई? है ना? चलिए चलिए, तो भाई क्लास शुरू करूं, क्योंकि भाई देखो आज इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, आज बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बस कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि भैया मैं यहाँ पर पढ़ाती रहूं। मैम यूट्यूब क्लास मैंडेटरी है। बेटा यूट्यूब क्लास आप प्रैक्टिस के लिए करोगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ना टाइम पास नहीं करा रही हूँ आपका। यूट्यूब पर बेसिकली आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रही हूँ, एनटीपीसी के भी, ग्रुप डी के भी, एएलपी के करा चुकी हूँ। एएलपी के बार बार रिपीटेड होते रहेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है आप लोगों का, जैसा कि भाई देखो मैंने रिक्वेस्ट की थी, है ना? मैंने रिक्वेस्ट की थी ना कि भाई फरवरी में ना हो, बेशक चाहे देखो भाई मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, बट मुझे इतना पता है कि यार मेरी जो रिक्वेस्ट है ना उनको रेलवे कहीं ना कहीं सुन रही है। सबसे पहले ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए मांग की थी, उस पे देखो एआईआरएफ चीफ का आपका बच्चा एक मैसेज तो आया ना, कुछ तो स्टेप लिया गया था। ऐसा तो नहीं था कि रेलवे बिल्कुल शांत बैठ गया। प्रोटेस्ट भी आपके हुए हैं। फिर उसके बाद में भाई मैंने आरपीएफ के कांस्टेबल के एग्जाम डेट के लिए बोला था कि फरवरी में नहीं होना चाहिए, मार्च में होना चाहिए, और मार्च में लगातार होना चाहिए। नहीं तो पहले तुम्हारी एग्जाम डेट क्या थी? जनवरी, फिर पूरी फरवरी खाली, फिर मार्च था। तो इस हिसाब से तो एग्जाम लीक हो गया ना आपका। तो चलिए भाई सब कुछ ऑल ओके है, अब सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चा बैच का नाम है संकल्प, यानी हम सब ने संकल्प लिया है किस चीज का? कि हम अपनी मंजिल को हासिल करके ही रहेंगे, यानी इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो चलिए बच्चा क्या क्या इसमें टॉपिक कवर रहेंगे? बायोलॉजी, उसके बाद में बच्चा आपका केमिस्ट्री, और उसके बाद में आपका रहेगा क्या? फिजिक्स। अब यहाँ पर आपके ऑल्टरनेट ये बदल सकते हैं कि पहले फिजिक्स करा दूं बाद में केमिस्ट्री कराऊं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है। चलिए डेली क्लास आपकी 8 बजे ही हुआ करेगी।
कोई टॉपिक अगर ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है, आपको कुछ समझ नहीं आया कुछ भी, तो एक्स्ट्रा संडेज में आपकी क्लास कंप्लीट करा दी जाएंगी। वैसे जो आपका रेगुलर समय रहेगा बच्चा क्लासेस का, वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा, है ना। मंडे टू फ्राइडे आपका मैंडेटरी है, कोई भी एक्स्ट्रा सेशन है वो मैं सैटरडे संडे आपका बच्चा यहाँ पर कराया करूंगी। चलिए, तो भाई अगर हम आपसे बात करते हैं बायोलॉजी में, भाई मैं आपको क्या क्या कंप्लीट कराऊंगी। सबसे पहले साइटोलॉजी, सेल कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी 3 क्लासेस आपकी लगेंगी। इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी बच्चा आपकी ब्लड की 1 क्लास लगेगी। फिर ब्लड वेसल्स की 1 क्लास लगेगी। फिर उसके बाद में हार्ट की 1 से 2 क्लासेस आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की आपकी 1 क्लास लगेगी। ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण की 1 क्लास लगेगी। और विटामिन की बच्चा आपकी 2 क्लासेस लगेंगी। नीचे है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग 2 क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगी। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। जॉइंट्स एंड मसल अलग से कराऊंगी आपको 1 क्लास में। रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। ग्लैंड्स एंड हार्मोन आपके 2 क्लासेस में कंप्लीट कराए जाएंगे। ये एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम आपका 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। ह्यूमन आई एंड ईयर 1 क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। एनिमल किंगडम 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। बोटनी, वनस्पति विज्ञान 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र आपका 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। लाइट में बच्चा आपके 3 चैप्टर रहेंगे, यानी 3 क्लासेस होंगी। इलेक्ट्रिसिटी की 3 क्लासेस होंगी। वेव एंड साउंड की आपकी 2 क्लासेस रहेंगी। मैकेनिक्स में मोशन की आपकी 2 क्लासेस रहेंगी। लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम, ये सारे कुछ हम लोग कॉम्बो में एक साथ पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में फिर फ्रिक्शन एंड इनर्शिया में बच्चा आपकी 1 क्लास रहेगी। मतलब मैकेनिक्स आपको मोटा मोटा यदि मैं बताऊं तो 4 से 5 घंटे का आपका चलेगी ये क्लास। लॉ ऑफ इक्वेशन फिर से बच्चा आपकी ये 3 क्लासेस में मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगी। ये सब मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की 3 क्लासेस रहेंगी। न्यूक्लियर फिजिक्स की बच्चा आपकी 1 क्लास रहेगी। मैग्नेटिज्म की 1 क्लास आपकी रहेगी। और इसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशन यानी इकाई और विमाएं 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। क्वांटिटीज आपकी 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट आपके 1 क्लास में बच्चा कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको फिजिक्स में, वैसे भी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में किसने किस चीज के इन्वेंशन किया था, ये मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं 3 क्लासेस लगेंगी। मैटर ऑफ एटम 2 क्लासेस लगेंगी। केमिकल रिएक्शन 2 क्लासेस लगेंगी। मेटल 2 क्लासेस लगेंगी। नॉन मेटल 2 क्लासेस लगेंगी। इसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 2 क्लासेस लगेंगी। एसिड एंड बेस 1 क्लास लगेगी। डेली लाइफ केमिस्ट्री आपकी 1 क्लास लगेगी। और इसके अलावा केमिकल रिएक्शन मैंने लिखवाया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, 2 क्लासेस में बच्चा आपका ये होगा। तो ये आपका एक सिलेबस मैंने तैयार किया है। इसके अलावा 5 से 6 घंटे बच्चा आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे बैच में। मतलब कुल मिलाकर 70 से 75 घंटे का ये आपका बैच रहेगा, जो साइंस के लिए बच्चा आपका सफिशिएंट है। मैम कॉम्बो वाले ही बैच लिया है, उसमें टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी। शुभ बेटा मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे चैट में बताना, ठीक है। अभी क्लास हो जाने दो। चैट का ऑप्शन मैंने इसीलिए एप्लीकेशन में, देखो 2 ऑप्शन थे मेरे पास में, एक था कि मैं चैट को क्लोज करा दूं, दूसरा ऑप्शन था चैट को ऑन करा के रखो। तो मैंने चैट को फिलहाल ऑन करा के रखा हुआ है, क्योंकि भाई नया प्लेटफॉर्म है, बच्चों को समय लगेगा समझने में, मुझे भी समझने में समय लगेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि भाई ये अपना पूरा टेक्निकल काम है, अपनी एक पूरी टेक्निकल टीम इसके पीछे बैठी होती है। तो मुझे बहुत सारे लोगों से डेली मीटिंग्स करनी होती है, चीजों को समझना होता है, हर एक चीज को समझना होता है। अपनी वेबसाइट बनवा रही हूँ मैं अभी आपकी, जो आपको फिर गूगल पर कहीं पर भी आप वेबसाइट के जरिए भी बैच परचेज कर सकते हो। तो धीरे धीरे चीजों पर काम हो रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे इस चीज का पूरा पूरा भरोसा है कि एक दिन ये सारी मेहनत हमारी रंग जरूर लगाएगी। ओके, ठीक है। तो चैट का ऑप्शन मैंने परमानेंट ऑन कराया हुआ है, मतलब 24 घंटे वो आपका ऑन रहता है। आप कभी भी किसी भी समय उसमें मैसेज डाल सकते हैं। जब भी मुझे समय होगा मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। रिप्लाई लेट हो सकता है, बट रिप्लाई आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। ओके जी, चलिए अब बच्चा आज हम, मतलब हम मैम फर्स्ट क्या करेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स। तो आप लोग बताइए, मेरे हिसाब से बायोलॉजी करना है हमें स्टार्ट। बट अगर आप लोगों का मन है, एक बार देख लेती हूँ, वोटिंग करा लेते हैं कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा बायोलॉजी के होते हैं बच्चा। चलिए बताइए, सबसे पहले क्या शुरू करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जल्दी से बताइए। और जब मैं आपको बोलूं आंसर करने के लिए, बायो 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 बायो, ठीक है।
ओके तो मतलब बच्चे जो है अधिकतर आपके बायोलॉजी के लिए ही बोल रहे हैं कि मैम सबसे पहले बायोलॉजी शुरू करा दीजिए। तो भाई देखो, अब सबसे पहले जब हमें पढ़ना है तो बिल्कुल बेसिक से एकदम भाई हमें स्टार्टिंग से पढ़ना होगा कि आखिरकार भाई आपका बायोलॉजी है क्या। तो ये जो बायोलॉजी है ये बेसिकली आपका एक ग्रीक वर्ड है, ये आपका एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है आपका बायोस और लोगोस। ठीक है, किससे बच्चा आपका ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगो शब्द से मिलकर बना है। या इसको अगर आपको बिल्कुल आम भाषा में तोड़ना है, भाई ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ठीक है ना, आपको क्लियर दिख रहा है, या एक लाइट कम करूं, एक लाइट कम कर देती हूं, आई थिंक आप लोगों को थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा लग रही होगी, अभी आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिखेगा थोड़ा, ठीक है। बायो प्लस लोजी, ठीक है, अगर किसी को बायो शब्द नया लग रहा हो, लोगो शब्द नया लग रहा हो, तो बायो प्लस लोजी। बायो शब्द का मतलब होता है ऑल लिविंग, क्या बच्चा, ऑल लिविंग यानी कि सभी सजीव, क्या बच्चा, सभी सजीव। और लोजी शब्द का मतलब क्या होता है, या लोगो शब्द का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, टू स्टडी, यानी जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का आपका एक शब्द है। ओके, तो बायोलॉजी शब्द को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोस एंड लोगोस, ठीक है, बायोस एंड लोगोस, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब। बायो शब्द का मतलब ऑल लिविंग और लोजी का मतलब टू स्टडी। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैं पेड क्लास में बहुत स्लो पढ़ाती हूँ, है ना, मतलब इंटरेक्टिव रहेंगी आपकी क्लासेस, इंटरेस्ट भी आएगा आपको, किस्से कहानियां जो भी मोटिवेशन होता है, जितनी भी आपको चीजें होती है वो सब आपको मिलेगा। जिस दिन बायोलॉजी कंप्लीट होगी उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैडम छोटे मोटे डॉक्टर ही बना दिए तुमने, हम सच बता रही हूँ। और जिस दिन केमिस्ट्री कंप्लीट होगी उस दिन के बाद में तुम्हें समझ में आएगा क्या, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को फेंकना है, यूज कैसे करना है। फिजिक्स जिस दिन मैं आपकी कंप्लीट करूंगी उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैम इस तरह की साइंटिफिक चीजें हमेशा हमेशा हमारे आसपास होती रही और हमें पता ही नहीं लगा। तो हर चीज को पढ़ाने का मेरा एक अपना अलग तरीका है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में। मतलब एक घंटा कब निकल जाएगा तुम्हें इस चीज का पता ही नहीं लगेगा कि एक घंटा आपका कब निकल गया। ओके, तो भाई ये आपका बेसिकली क्या है, दोनों लैंग्वेज में क्लासेस चलेंगी, थोड़ी स्लो, मतलब जैसे यूट्यूब पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस है आपकी, वहां पर अंडरस्टूड होता है कि बच्चा थ्योरी पढ़ के ही आया होगा, जब क्वेश्चन करने आ गया तो बच्चा थ्योरी करके आया है। तो इसीलिए मैंने समय भी क्लास का ऐसे ही रखा है कि 8 से 9, जिसको नहीं आती थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर यूट्यूब क्लास पर आओ और फिर वहां पर आप लोग प्रैक्टिस करो। ओके, तो बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं, उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। दो क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, मैंने बता दिया कि बायोलॉजी किससे मिलकर बना है, तो बायो प्लस लॉजी या बायोस प्लस लोगोस, और ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी सारी होती हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी सारी होती हैं, तो भाई बहुत सारी, मैं आपको बताऊं ये तो बहुत कम लिखी है। अपनी आईब्रो के बारे में पढ़ना, आंखें, पलकें, कान, नाक, मुंह, बाल, स्किन, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, कुछ भी, मतलब जितनी लिविंग थिंग्स हैं, जितने सजीव हैं, उनमें जितने बॉडी पार्ट है, अब सजीव में प्लांट भी है, उनमें जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन सब की स्टडी आपकी बायोलॉजी के अंदर आती है। तो क्या हमें इतना सारा सिलेबस पढ़ना है, नहीं पढ़ना इतना सारा सिलेबस, तो डॉक्टर भी नहीं पढ़ते, है ना, तो हमें इतना सारा सिलेबस नहीं पढ़ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, एक बार उन ब्रांचेस को जरूर पढ़ लेते हैं। जैसे भाई आपकी बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी कि आपका जंतु विज्ञान, ठीक है, मॉर्फोलॉजी जिसमें हम आकारकी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लिखती चलती हूं मैं, ये बच्चा आपका वनस्पति विज्ञान, ठीक है, ये क्या है बच्चा आपका वनस्पति विज्ञान। फिर उसके बाद में बच्चा आपका क्या, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। सब शांति में ही बैठे हैं ना, यहाँ कोई जल्दीबाजी वाला तो नहीं है ना कि मैम जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी आकार की, अब ये प्लांट की अलग होती है, ह्यूमंस की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है, आकार की, ठीक है जी। उसके बाद में एनाटॉमी, मतलब किसी भी चीज को कट एंड डिवीजन के जरिए, यानी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना, ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग यहां पर आपकी स्टडी करते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी भी चीज के बारे में।
ओके। जेनेटिक्स यानी कि आपकी क्या बच्चा, फादर ऑफ जेनेटिक्स का मतलब होता है आपका अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अलावा इकोलॉजी यानी कि आपका पारिस्थितिकी विज्ञान। तो ये कुछ मेन ब्रांचेस हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके सिलेबस में काफी हद तक कंप्लीट कराई जाएंगी। ओके, अब इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम इसमें से हमें कितनी पढ़नी है, तो हमारे सिलेबस में है 4। हमारे सिलेबस में आपकी 4 ब्रांचेस हैं बच्चा जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा ये देख रहे हो, ये सारी आपकी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, अलग अलग लेवल पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। यहां पर बता देती हूँ, एनवायरमेंटल बायोलॉजी यानी कि आपका इकोसिस्टम वाली चीजें, टैक्सोनॉमी अभी बताया, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें हम भ्रूण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भ्रूण विज्ञान आप इसको एक तरह से कह सकते हो, ठीक है, भ्रूण विज्ञान भाई इसको हम एक तरह से कह सकते हैं। राइटिंग समझ में आ रही है ना, राइटिंग का तो कोई इशू नहीं है ना भाई। क्या बच्चा आपका भ्रूण विज्ञान, जेनेटिक्स अभी बताया था, फिजियोलॉजी बच्चा आपका तो ये भी बच्चा आपका बेसिकली आकार की, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव आकार की से संबंधित है आपका, और एनाटॉमी बता चुकी हूँ, मॉर्फोलॉजी बता चुकी हूँ। उसके बाद में इम्यूनोलॉजी यानी जिसमें हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी आपका, जिसमें हम कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी को हम टेक्नोलॉजी के जरिए जो विकसित कर रहे हैं। पैरासाइटोलॉजी यानी परजीवी विज्ञान, परजीवी विज्ञान, ठीक है। तो ये बच्चा आपके कुछ यहाँ पर ब्रांचेस हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि मैम आखिरकार हमें क्या क्या पढ़ना है। तो भैया हमें जो है बेसिकली आपकी बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस पढ़नी है। कितनी पढ़नी है मैम? हमको बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस पढ़नी है, हमको जीव विज्ञान की 4 ब्रांचेस पढ़नी है। और वो 4 ब्रांचेस आपकी कौन कौन सी हैं? तो वो 4 ब्रांचेस में पहली है बच्चा आपकी जूलॉजी। पहली क्या है आपकी? जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। क्या बच्चा आपका? जंतु विज्ञान। ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। दूसरा है बच्चा क्या आपका? बोटनी। दूसरा क्या है बच्चा आपका? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। क्या बच्चा आपका? वनस्पति विज्ञान। ओके जी। तीसरा है क्या बच्चा आपका? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। और तीसरा है बच्चा आपका जेनेटिक्स। तीसरा है क्या बच्चा आपका? जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, ठीक है जी। ओके, क्लियर है? विजिबिलिटी क्लियर है? 4 ब्रांचेस आपके सिलेबस में मेन है, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। ये चारों के बारे में बच्चा हम लोगों को पढ़ना है। अब सबसे पहले भाई हम लोग उठा लेते हैं फर्स्ट ब्रांच को, है ना। फर्स्ट ब्रांच को हम लोग उठा लेते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी या हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी या हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के और जूलॉजी के, बायोलॉजी और जूलॉजी के जो बच्चे आपके फादर हैं वो एक ही है, वो एक ही है जिनका नाम है अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक आपके एक ही हैं, अरस्तु साहब, एरिस्टोटल साहब, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी। मैम ये क्यों है? इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। क्या बच्चा? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया,
इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया, जिसमें इन्होंने 500 अलग अलग एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। और उस समय पर 500 एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए हम फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल साहब को बोलते हैं, अरस्तु साहब को बोलते हैं। किताब का नाम बहुत बार पूछा गया है कि अरस्तु ने इनमें से किस किताब की रचना की है। तो अरस्तु ने बच्चा आपके हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया किताब की रचना की है, जिसमें इन्होंने 500 अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया है। मैम ये 4 ही क्यों पढ़ना है? बेटा क्योंकि इन 4 से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी से आपके क्वेश्चन जो साइड में है वो प्रैक्टिस में मैं आपको करा दूंगी, यूट्यूब क्लासेस पर भी आपके वो हो जाएंगे। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था आपका? बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बोटनी? हु इज द फादर ऑफ बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आप आंसर लगाओगे थियोफ्रेस्टस। क्या आंसर लगाओगे आपके? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब जो है ये आपके फादर ऑफ बोटनी है, ठीक है। ये भाई आपके फादर ऑफ बोटनी है यानी वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम, जिसमें इन्होंने 500 अलग अलग प्लांट के बारे में बताया था। अब क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि उस समय पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो इनकी इतनी बड़ी खोज, इनकी इतनी बड़ी एक तरह से डिस्कवरी के पीछे इनकी पूरी जिंदगी लगी होती थी, है ना, कि भाई ये जिंदगी भर खोज में ही लगे रहते थे, उसी को अपना सबसे ज्यादा समय देते थे। तो ऑब्वियसली इन दोनों को इतने बड़े टाइटल मिले हैं, है ना। तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बोटनी? थियोफ्रेस्टस। दोनों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं, नाम दोनों के मिलते जुलते हैं। हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम थियोफ्रेस्टस ने लिखी है, हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया आपके किसने लिखी है बच्चा? एरिस्टोटल साहब ने लिखी है। ओके, सिर्फ ये 4 ही पढ़ना है बस। हाँ बच्चा शुभ, आपको ये 4 ही पढ़ने हैं, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि भाई एक टीचर के पास ना बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता हर जगह अपनी नॉलेज दिखाने का। मुझे पता है कि अगर मुझे नीट के बच्चे को पढ़ाना है, मुझे 12th के बच्चे को पढ़ाना है, 9th के बच्चे को पढ़ाना है, तो उसको किस लेवल का डिलीवर करना है। मैं 9th के बच्चे को ऐसे पढ़ाऊंगी उसको समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू कर दूं, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्लास में। तो हर के एक क्लास का एक बच्चे का लेवल होता है। टीचर के पास तो बहुत सारा ज्ञान होता है, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि आप कितना लेना चाहते हो। आप कभी भी कहीं पर भी इस चीज को अप्लाई करके देख लेना, हर टीचर के पास में बहुत सारी नॉलेज होती है, बट वो सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट उस क्लास में पढ़ा पाता है जिसमें बच्चा सीखना चाहता है ना। बच्चे की सीखने की एक इच्छा होती है अच्छे अंदर से कि भाई मुझे तो आखिरकार सीखना ही सीखना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, साथ में अपनी नॉलेज को भी एनहेंस करना है। तो उस क्लास में ना हमेशा टीचर आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा के जाएगा। और जिस क्लास में कीचड़ मिचड़ होगी ना, जैसे मैं आपको एडवांस में आज पहली क्लास में ही बता देती हूँ, अगर कभी भी किसी भी क्लास के अंदर एक भी क्लास में यदि आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है, आपने कोई भी बदतमीजी वाली बात की है, या आपने अपनी बिहेव मतलब टोन चेंज किया है, एटीट्यूड दिखाया है, मैं आपको तुरंत ब्लॉक कर दूंगी और परमानेंट आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको अनब्लॉक नहीं करूंगी। तो मेरा क्लास में बहुत क्लियर फंडा होता है। मैंने पेड प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है क्योंकि यूट्यूब पर कुछ लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो पेड क्लास में भैया जिसको आना है, सीरियस बच्चा आए, जिसको एग्जाम क्रैक करना है, जिसकी नीयत पढ़ने की हो। फालतू लोग जो है, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, बट हाँ प्राइवेट पर भाई मेरा अपना कंट्रोल है। यहाँ पर जो बच्चे की सीखने की इच्छा होगी उसको मैं जितना वो सीखना चाहेगा उतना सिखाऊंगी। आप कभी देख लेना, मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ कि अगर तुम क्लास में सीखने के पर्पज से बैठे हो ना तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा, लेकिन अगर तुम एग्जाम क्लियर करने के पर्पज से बैठे हो तो सीख नहीं पाओगे। तो हमेशा क्लास में सीखने के पर्पज से बैठना, ये सोचना कि मैंने 1 घंटा अपना दिया तो क्या ये चीजें मुझे पहले से पता थी, क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन की, और यदि इसका आंसर हाँ है
तो भाई बेझिझक उस क्लास को अटेंड करना शुरू कर दो। लेकिन अगर भाई आप लोग सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए आ रहे हो कि यार मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, तो आप ना एग्जाम क्लियर यदि कर भी लिया तो 2 साल बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम सीख के गए ना तो जिंदगी भर वो चीज तुम्हें याद रहेगी। और एग्जाम तो क्लियर हो ही जाते हैं उन बच्चों के जो सीखने की नीयत से आते हैं। तो ये बात बहुत कम बच्चों को भी पता है और वो टीचर्स भी इसको बहुत कम बताते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी क्या लगता है, अरे यार एग्जाम क्लियर कराया चलो यार उसके बाद में हमारा काम खत्म। नहीं है ना टीचर का ये काम कि भाई एग्जाम क्लियर कराना। टीचर का एक काम है कि बच्चे को एटलीस्ट उसको सही ट्रैक पर, लाइफ के सही ट्रैक पर लेकर जाना है, जिससे कि ताकि उसके अंदर सीखने की इच्छा बने। वो अगर कहीं पर भी जा रहे हैं ना, आप मूवी देखने भी जा रहे हो, तो हमेशा ये सोचो कि यार 2 से 3 घंटे मैं जिंदगी के अपने दे रहा हूं, अपने दिन के इसको दे रहा हूं, तो क्या सीख क्या मिली मेरी लाइफ में, क्या कोई एक भी चेंज आया है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं हमें लाइफ में जो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जो हमें अपनानी पड़ेंगी। एंड डेफिनेटली यदि इन छोटी छोटी चीजों को आप अपना लोगे ना तो आप अपनी लाइफ में अपने आप प्रोग्रेस करते जाओगे। ठीक है, तो चलिए भाई यहां से बच्चा जिस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं मैंने आपको बता दिया। किताब का नाम आपका बच्चा हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम एंड हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, दोनों किताबें आपके एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद में तीसरी ब्रांच क्या थी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो यहां से बच्चा आपका क्लियर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि आपके सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता आपके कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता, हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना किसी बच्चे को लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता बच्चा आपके कौन है मैम, ए वी ल्यूवेनहोक, ए वी ल्यूवेनहोक साहब है। ठीक है, ए वी ल्यूवेनहोक साहब है, ए वी ल्यूवेनहोक। ठीक है, ए वी ल्यूवेनहोक साहब है। मैम क्यों है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की खोज की। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटोजोआ की खोज किसने की, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की, तो आप आंसर लगा के आना मैम ए वी ल्यूवेनहोक साहब ने की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्म सेल की खोज किसने की, शुक्राणुओं की खोज किसने की, तो आप आंसर लगा के आना कि ए वी ल्यूवेनहोक साहब ने की। शुक्राणुओं की खोज आपकी ए वी ल्यूवेनहोक साहब ने की। यदि आपसे पूछा जाए आरबीसी की खोज, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका, ठीक है, लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका की खोज किसने की, तो आप आंसर लगा के आना कि मैम ए वी ल्यूवेनहोक साहब ने की। यदि आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की यानी जीवाणु की खोज किसने की, तो आप आंसर लगा के आएंगे कि मैम जीवाणु की खोज ए वी ल्यूवेनहोक साहब ने की। इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ये जितनी भी लाइंस मैंने लिखी है ना, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरिया, हु इज द फादर ऑफ आरबीसी, हु इज द फादर ऑफ स्पर्म सेल एंड हु इज द फादर ऑफ प्रोटोजोआ, या डिस्कवरी किसने की या खोज किसने की, है ना। इन्वेंशन तो बेसिकली हम लोग नहीं बोलेंगे, डिस्कवरी ही बोलेंगे। देखो एक चीज याद रखना, इन्वेंशन और डिस्कवरी ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको बच्चों को लगता है दोनों सेम चीजें हैं, जबकि दोनों अलग चीजें हैं। डिस्कवरी शब्द का अलग मतलब होता है, इन्वेंशन का अलग मतलब होता है। इन्वेंशन जैसे एरोप्लेन, है ना, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसका कोई अस्तित्व था ही नहीं, उसको इंसान ने ही बनाया है, उसको हम आविष्कार बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं। और डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। खोज का मतलब है कि जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती थी बट हमें उसके बारे में पता नहीं था और हमने उसको खोज लिया। जैसे सोडियम की हमने खोज की है, सोडियम का हमने इन्वेंशन नहीं किया, क्योंकि सोडियम पहले से ही अर्थ में एग्जिस्ट करता है बट हमें उसका पता नहीं था। तो कोई भी ऐसी चीज जो पहले से एग्जिस्ट करती है, बैक्टीरिया, आरबीसी, सब पहले से एग्जिस्ट करते थे, तो इन्होंने क्या की है, इसकी खोज की है, इसका इन्वेंशन नहीं किया। दोनों शब्दों में मीनिंग समझ में आया, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं कि डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो थोड़ा सा आगे से जब इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ो तो याद रखना, हो सकता है आपके एग्जामिनर से टाइप करने में दिक्कत हो जाए, बट आपको ये चीज दिमाग में क्लियर रखनी है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर होता है। ठीक है,
मैम ऑटो कट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा योगी? ऑटो कट, क्या ऑटो कट हो रहा है भाई? बताइए, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई कुछ भी। ऑडियो कट हो रहा है, आप जब बोलते हो तो वॉइस थोड़ा सा, ओके लेट मी चेक। होना तो नहीं चाहिए बट मैं फिर भी एक बार देख लेती हूँ। होना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि यूट्यूब से भी इसी से जाती हूँ भाई लाइव क्लास। बार बार कट रही है या एक ही बार कटी है? बार बार कट रही है बच्चा या एक ही बार कटी है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है वॉइस ब्रेक। चलो भाई, अभी तो क्लास लाइव है, अभी बीच में तो कोई टेक्निकल ग्लिच होगा तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, बट हाँ डेफिनेटली क्लास के बाद मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करा लूंगी, है ना। मैं इसको क्रॉस चेक जरूर करा लूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ से मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, मेरे यहाँ से सब कुछ ऑल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, काम चलाने वाली बात नहीं है भाई, ठीक कराएंगे ना अगर कोई दिक्कत हो तो। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के पिता हम लोग किसको बोलते हैं? सर ग्रिगोर मैंडाल साहब को। ठीक है, किसको बच्चे आपके? सर ग्रिगोर मैंडाल साहब को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के पिता बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्योंकि भाई जब तुम लोग इसको पीडीएफ से रिवाइज करोगे बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा तो फिर याद नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ साथ साथ, सर ग्रिगोर मैंडाल। मैंडाल ही आप लोगों को अधिकतर लिखा हुआ मिलता है ना। अनुवांशिकी के पिता, अनुवांशिकी के पिता। ठीक है जी, ओके, सर ग्रिगोर मैंडाल। अब देखो इनके बारे में ना एक बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताती हूँ। आपको पता है ये जो मैंडाल साहब थे ना, ये एक यूनिवर्सिटी में साइड टीचर। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ऐसे टर्न होती हूँ तब आवाज ब्रेक हो रही है, या ऐसे खड़े होके भी आपको बोल रही हूँ तो भी आवाज ब्रेक हो रही है? जब टर्न होती हूँ तब, या सिंपल आपके सामने ऐसे खड़ी हुई हूँ तभी भी आपकी आवाज ब्रेक होती है थोड़ी बहुत? दोनों टाइम हो रही है? कॉन्टिन्यूअस हो रही है या बीच में 10 मिनट 15 मिनट के बाद? 10 मिनट 15 मिनट के बाद? चलो ठीक है, कुछ होगा, गैप के बाद हो रही है, ओके चलो ठीक है, मैं बता दूंगी अपनी टीम को, वैसे टीम सुन भी रही होगी तो वो देख लेंगे अपने हिसाब से ना। तो देखो भाई, इनके बारे में ना बड़ी अच्छी आपकी स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये जो आपके ग्रिगोर साहब है ना, ये एक यूनिवर्सिटी में टीचर के रूप में, मतलब जैसे हमारे यहाँ सरकारी टीचर होते हैं ऐसे ये भी आपके प्रोफेसर एक टीचर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ। बट वहां पर हुआ क्या कि भाई हर जगह छोटी मोटी पॉलिटिक्स होती ही है, तो इनको एज ए गेस्ट टीचर हायर किया गया कि भाई आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, अदरवाइज आप अपना थाली बैठो आराम से। अब ये क्या थे, थोड़े से साइंटिफिक दिमाग वाले थे, इनको लगा यार यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, लोग रिसर्च करते हैं, लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, मैं भी वहां पे जाके कुछ रिसर्च करूंगा। बट इनको ऐसा मौका नहीं दिया गया और इनको डाल दिया गया लाइब्रेरी के अंदर। तो ये लाइब्रेरी से अधिकतर किताबें उठाते थे और जो वहां पास में गार्डन था ना, उस गार्डन में जाकर बैठकर पढ़ते थे और पौधों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। क्योंकि गेस्ट टीचर थे, लेक्चर इनको कोई लेने नहीं दे रहा था, तो पूरा टाइम खाली रहते थे अपना, है ना। तो भाई आए अपना पार्क में बैठे, वहां पर अपनी रिसर्च करी, और रिसर्च करते करते ही एक दिन इस लेवल पे पहुंचे, इन्होंने देखा कि अगर मैं मटर के पौधे के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं, मतलब अगर मैं दो मटर की अलग अलग प्रजातियों को एक साथ अगर मिक्स ऑन करने की कोशिश करता हूं तो उससे एक नई प्रजाति बन जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में समझाऊं इसको, कोई टेक्निकल शब्द ना इस्तेमाल करूं, तो इनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था। इसी से हमें पता लगा इनहेरिटेंस के बारे में, यानी हमारे अंदर जो गुण है वो कहां से आए हैं? जीन्स से आए हैं। भाई एक बात बताओ, अधिकतर हमारी शक्ल हमारे माँ बाप से मिलती है ना, लेकिन हूबहू नहीं होते, है ना। जैसे भाई मान लिया मुझे कोई देखता है तो वो बोल देता है कि भैया ये फलाने की लड़की है, ये ढिकने की लड़की है ना, ऐसे बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ल मेरे माँ बाप से मिलती है।
है ना, किसके जरिए, जीन्स के जरिए। मेरे बालों का रंग काला है, क्यों, क्योंकि मेरे माँ बाप के बालों का रंग काला है। मेरी आंखों का रंग काला है, क्योंकि मेरे माँ बाप की आंखों का रंग काला है। कुछ बच्चों की आंखें ब्राउन होती हैं, नीली हरी होती हैं। कभी आपने सोचा वो क्यों होती है? क्योंकि उनके पेरेंट्स में से किसी ना किसी की आंखें नीली या हरी होंगी, वो किसी की भी हो सकती हैं। रेयर ही केसेस होते हैं कि माँ बाप की नहीं है और बच्चे की हो जाती है, वो एक अलग आपका जीन्स का थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि जीन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीन्स में परिवर्तन हो सकता है, बट बहुत रेयर चांसेस है। परिवर्तन इन द सेंस कि मेरी जो शक्ल है वो मेरी माँ बाप से मिलती जुलती है, बट मैं हूबहू नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे ही फीचर्स मेरी मम्मी के जैसे हैं या मेरे सारे ही फीचर्स मेरे पापा के जैसे हैं, है ना, पिताजी के जैसे। ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ हमारी शक्ल मिलती है। तो ये जो पूरी खोज है ना, मतलब हम अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं, यानी आने वाली प्रजाति के अंदर जो भी गुण होंगे, जो भी बीमारियां होंगी, जो भी मतलब जीन्स वाली बीमारी, वो उनके पेरेंट्स से ही आए होंगे। इनहेरिटेंस के बारे में सिखाने वाले, जेनेटिक्स के बारे में बताने वाले सबसे पहले इंसान आपके सर ग्रिगोर मेंडाल साहब ही थे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अपने समय का सही से, ठीक है मैम, लगभग 5 मिनट के बाद सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए, ओके ओके ठीक है शुभ, मैं दिखा लूंगी वैसे जो भी होगा ये, इसको भी मैं ठीक करा लूंगी। हालांकि ये पता नहीं पहले भी एक बार हुआ था, बट यहाँ पे कुछ एरर निकली नहीं, कुछ एरर निकली नहीं, तो कोई नहीं, चलो देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो भाई बेसिकली आपका क्या है, जीन्स के बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले आपके कौन थे, सर ग्रिगोर मेंडाल साहब थे। ओके, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मटर के पौधे पर अगर पूछा जाए इन्होंने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो अब आंसर लगाएंगे मैम मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मैम इन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना, तो उस समय पर जितने भी बच्चा, बेसिकली हमें जीन्स प्रजातियों के बारे में पता था, सबसे कम पेयर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर थे, मटर के पौधे के अंदर थे। मटर के पौधे में मात्र 7 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली इनको आसान लगा कि भैया कम है क्रोमोसोम। अब देखो क्रोमोसोम सबके अंदर सेम ही चीज है कि जो इस पर होगा वो सही सभी पर अप्लाई होगा, तो इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे पर इसको चूज किया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो बेसिकली आपका चैप्टर शुरू होता है, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, है ना, ये आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था अभी तक। अब आपका चैप्टर शुरू होता है सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। सबसे पहला क्वेश्चन कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, टू स्टडी अबाउट सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हम आंसर लगाएंगे कि मैम कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है मैम, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अच्छा क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना भाई, एक बार मुझे अपना नाम जरूर लिख देंगे आप लोग, जितने भी बच्चों का पॉसिबल होगा, मैं रीड कर पाऊंगी, क्योंकि आपके और मेरे नंबर्स में डिफरेंस होता है। आपको जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगे, सबकी चैट भी आपको विजिबल नहीं होगी, बट मैं यहाँ पर सारा डेटा आपके अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। तो एक बार जो भी बच्चे, जिससे ताकि मुझे नाम आपके थोड़े से याद हो जाए, क्लास में कम से कम 70 to 30%, 70% बच्चों के नाम मैं पूरी कोशिश करूंगी याद करने की। तो एक बार प्लीज आप सारे बच्चे थोड़ा सा अपना नाम जरूर लिखेंगे, जिससे कि ताकि भाई मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। शुभ, विवेक, योगी, अहिद्या, आई थिंक आपका नाम है अहिद्या, ठीक है, श्रेया, पुष्पेंद्र, विकास, अंजलि, अमन, भोला, सोनल, आकाश, ओके ठीक है। चलो आप लोग भी कमेंट करते रहना। शक्तिमान, सच में तुम्हारा नाम शक्तिमान है कि ऐसे ही नाम लिखा हुआ है? अच्छा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ना ओरिजिनल नाम से ही एडमिशन लेना और अपने ओरिजिनल नाम से ही आईडी बनाना, ठीक है। रामकांत है, भूषण है, सुमित है, ठीक है, शशि, शुभ, अच्छा शुभा गौतम आपका नाम है, ठीक है, भूषण है, चलिए ठीक है। तो हु इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका कि कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, आप आंसर लगाएंगे मैम रॉबर्ट हुक।
कौन है मैम? रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने 1665 में किसकी खोज की थी मैम? कोशिका की। अब इसको हम अलग से पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन पे ही चलते हैं। देखो सबसे पहले तो भाई एक बहुत बड़ा मिथ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेम होती हैं, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों एक जैसी होती हैं। नहीं, हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचो कि क्या प्लांट और हम लोग एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना, प्लांट हमसे टोटली अलग दिखते हैं। यानी प्लांट के अंदर, पादपों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हमसे अलग होती हैं। प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका होती है उनकी शेप कैसी होती है, वो किस आकार की होती है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है। तो उनकी शेप होती है रेक्टेंगल शेप की। उनकी शेप कैसी होती है बच्चा? मैम रेक्टेंगल शेप की होती है, आयताकार। एनिमल सेल की यदि मैं आपसे बात करूं, जंतु कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम जंतु कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होती हैं ये वृत्ताकार होती हैं, यानी सर्कुलर होती हैं। अब दोनों में कौन कौन सी चीजें कॉमन है, कौन कौन सी चीजें कॉमन नहीं है, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ये भी, ठीक है? बस अब हम कोशिका पर मूव कर गए हैं, मतलब चैप्टर पर हम मूव कर गए हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना? कि भाई ये जो कोशिकाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो आप आंसर लगाएंगे 2 प्रकार की, प्रियोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रियोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्लास 9th में लिखा हुआ आपका बच्चा ये पूरा सेक्शन है। यहां पर इस प्रो शब्द का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन। इस प्रो शब्द का मतलब क्या होता है मैम? प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन, ठीक है? और कैरियो शब्द का मतलब, इस कैरियो शब्द का मतलब क्या होता है? कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चा आपका? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो प्रियोकैरियोटिक का मतलब क्या है? जिसमें प्राचीन टाइप का केंद्रक हो। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लास 9th की एनसीईआरटी पेज भी बता देती हूं आपको, इस साइड के पेज पर, है ना? पन्ना पलटते हैं ना हम, तो एक ऐसा होता है, कैसा, इस साइड के पेज पर आपको ये बेसिकली एक रेक्टेंगल में लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा है क्या बच्चा आपका? यूकैरियोटिक, है ना? कैरियो शब्द का मतलब बता चुकी हूं, न्यूक्लियस। आप याद करोगे यूपी, क्या? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्यों याद कराया? कि याद रखने में एग्जाम में आसानी होगी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। तो यूपी की यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अच्छे से दिखता है, जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा है। लेकिन अगर तुम इस कोशिका के अंदर कहीं पर भी न्यूक्लियस खोजने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहां कहां पाई जाती हैं? जो आपके प्रोटेस्ट होते हैं उनके अंदर, प्रोटेस्टा बोलते हैं इसको बेसिकली, फंगस के अंदर, हमारे अंदर यानी एनिमल्स में, और प्लांट में। इन सब में किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक, जिनके न्यूक्लियस आसानी से देखे जा सकते हैं। प्रियोकैरियोटिक यानी कि आपके जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, नहीं मिलता, वो किसके अंदर पाई जाती हैं? आपके बैक्टीरिया। इवन जितने आपके सिंगल सेल हैं, जितने आपके सिंगल सेल टाइप होते हैं, उन सभी में 90% जीवों के अंदर आपकी प्रियोकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब यहां से अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाएगा कि मैम ठीक है, न्यूक्लियस तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, है ना भाई? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन थोड़ी ना एग्जाम पर, एग्जामिनर पर, कि भाई इतने ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि भाई और किस तरह के यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अब भाई देखो, यहां पर जब आपका न्यूक्लियस ही ढंग से प्रेजेंट नहीं है ना, तो क्या इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीजें आपकी एग्जिस्ट करेंगी? जैसे मान लिया मैं क्रोमोसोम की बात करूं, तो ढंग से आपको वो भी नहीं पता कर पाओगे उसके बारे में भी। तो बेसिकली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी नहीं पाई जाती? तो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के अलावा हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। अब ये सब चीजें क्या है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में आगे।
इसके अलावा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई ये मत सोचना कि ये क्या लिख दिया, ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका आपकी नहीं होती। किसके अंदर? ये सब वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। सूत्रकणिकाएं आपकी नहीं होती किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। इसके अलावा लाइसोसोम्स नहीं होते, लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। और जो इधर नहीं होता वो सारी चीजें यहां प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये रहा लाइसोसोम, ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन तो खैर अलग आपके अंदर पाए जाएंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया ये रहा। मतलब जो चीजें इधर नहीं है वो सारी चीजें इधर पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक में किस तरह की स्वेडबर्ग यूनिट पाई जाती है, तो आप आंसर लगाएंगे 70S। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूं। ये S है यहां पर स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। क्या बच्चा? आपकी स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको मैं आपको राइबोसोम्स में पढ़ाऊंगी। जब राइबोसोम्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें बच्चा आपकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए यूकैरियोटिक में तो आप आंसर लगाएंगे मैम 80S, ठीक है। ये S जो है ये बेसिकली आपकी स्वेडबर्ग यूनिट है, ये बच्चा आपकी स्वेडबर्ग यूनिट है, ओके। तो प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। इसके अलावा और आपका क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आखिरकार जो लिविंग बींग्स है, जो आपकी लिविंग बींग्स है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो भाई आप आंसर लगाओगे कि मैम जो लिविंग बींग्स है, जो सजीव है वो कितने प्रकार के हैं, तो आप आंसर लगाएंगे मैम 2 प्रकार के। एक होते हैं यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। और दूसरे होते हैं मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। दूसरे क्या है? बहुकोशिकीय जीव। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी जो क्लासेस हैं आपको इसी तरह से हैंड रिटन मिलेंगी, ठीक है। पूरा कंटेंट आपको हाथ से लिख के ही पढ़ाऊंगी, एक एक शब्द, बीच बीच में इमेजेस आती रहेंगी, वो बात अलग है, बट अधिकतर आपकी क्लासेस ऐसे ही कंप्लीट होंगी। क्योंकि मुझे नहीं आता कि भैया ना ही मेरे पास इतना पैसा है, मैं आपको क्लियर बताऊं कि मैं यहाँ से कोई गाड़ी दौड़ा दूं। जितनी मैं खुद से एडिटिंग कर सकती हूँ, जैसा मैं खुद से कर सकती हूँ वैसा ही करूंगी। क्योंकि भाई एक बार मैं ऑलरेडी कंटेंट राइटर को ये सारी चीजें जिम्मेदारी देके ऑलरेडी एक बार मेरी जान के लिए फजीता हो गया, फजीता ही बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पर। बट कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनसे हम सीखते हैं लाइफ में। तो मैंने भी एज ए लेसन ही इन सब चीजों को अडॉप्ट किया है। बट अभी मैं आपको क्लियर बता दूं, आप लोगों को ऐसे ही हाथ से लिखा हुआ मिलेगा। तो सब लोग एग्री है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एग्री करते हो ना सब लोग इस चीज से? यही बेस्ट लग रहा है आपको, ठीक है। यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव की बच्चा यदि मैं आपसे बात करती हूं तो ये कौन कौन से हैं? जैसे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ओके। दूसरे हैं क्या बच्चा आपके? प्रोटोजोआ। इन सब के अंदर क्या पाई जाती है? एक कोशिका पाई जाती है। मल्टी सेल्युलर में जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे प्लांट्स यानी हम लोग, और सॉरी पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी जंतु, और एनिमल्स में ही हम लोग बेसिकली ह्यूमंस को आपका काउंट करते हैं, है ना। एल्गी और फंजाई यदि पूछा जाए तो वो बहुकोशिकीय में है। एक बच्चे ने पूछा था एक बार कि मैम एल्गी यानी शैवाल बहुकोशिकीय में आते हैं, और दूसरा क्या बच्चा आपका? फंजाई यानी कि फंगस, कवक, ओके, ठीक है। शुभ कह रहे हैं मैम हाथ से लिखा हुआ ही बेस्ट होता है। बिल्कुल भाई, मैं भी इस चीज को ही मानती हूँ। थोड़ा आपको समय जरूर लग सकता है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि 1 घंटा आप लोग क्लास में पढ़ने के बाद
आप 10 मिनट में पूरी पीडीएफ, अब ये जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी ना, इस पीडीएफ को तुम्हें 5 मिनट नहीं लगेंगे रिवाइज करने में। आप ऐसे देखोगे, अच्छा ये तो मैम ने ऐसे बताया था, ये तो मैम ने ऐसे बताया था, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई अभी देखो आपकी अब यूट्यूब क्लास का बच्चा अहदिया है, मैम मेरा नाम अहदिया, ओके ठीक है, चलो मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगी, अंसारी साहब हम आपको बोल देते हैं, ठीक है, ओके, अहदिया अंसारी, ओके ठीक है बच्चा। तो अभी यूट्यूब क्लास का अब समय हो चुका है, तो आपने आज थ्योरी का देख लिया भाई लेवल, किस तरह की हमारी क्लास चलेगी, कितनी इंटरेक्टिव हमारी क्लास होगी। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं, आप उनको भी बैच के लिए सजेस्ट कर सकते हो कि भाई बैच में क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप लोग एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, ओके ठीक है। बाकी चैट के माध्यम से आप लोग मुझे बता भी देना कि क्लास आपको कैसी लगी, और बाकी भाई जो भी हो सकता है, आपको मेरी हेल्प की अगर जरूरत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम वगैरह पर कनेक्टिविटी आप लोग मेरे साथ सब जगह रखना, कि जब आपका सिलेक्शन हो तो मुझे पता लग सके कि हाँ भैया बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।